Everyone, this is the fourth unit from the chapter that is the rise of nationalism in Europe, the making of Germany and Italy। यानी जर्मनी का और इटली का बनना, यानी बनने का मतलब क्या, यानी एक नया जर्मनी बनना और एक नया इटली बनना, नेशनलिज्म की तरफ बढ़ना, नेशन स्टेट की तरफ बढ़ना। सो आपका पहला सेक्शन है दैट इज जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। यानी क्या सेना किसी देश का आर्किटेक्ट बन सकती है, क्या सेना किसी देश का निर्माण कर सकती है। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सेना का क्या रोल है एक नेशन का, एक राष्ट्र के निर्माण में। 1848 के बाद नेशनलिज्म यूरोप के अंदर, यानी जो राष्ट्रवाद था यूरोप के अंदर, अब वह एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन, यानी नेशनलिज्म डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से थोड़ा हट सा गया है। यानी अब मकसद राष्ट्रवाद का डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन नहीं रहा। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, अब वह मोबिलाइज हो रही है। कैसे? कंजर्वेटिव के द्वारा। उनका मकसद क्या है? स्टेट पावर को बढ़ाना। यानी अब नेशनलिज्म का मतलब है स्टेट के पावर को बढ़ाना और पॉलिटिकल डोमिनेशन को, यानी कि राजनीतिक जो वर्चस्व है पूरे के पूरे यूरोप में, उसको बढ़ाना। ऐसा हम देख सकते हैं इस प्रक्रिया में कि जर्मनी और इटली कैसे नेशन स्टेट्स बने। जैसा कि हमने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेर वाइड स्प्रेड एमंग मिडिल क्लास जर्मन, यानी कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो मध्यम वर्गीय जर्मन के अंदर प्रचारित थी, जिन्होंने 1848 के अंदर दे ट्राइड टू यूनाइट, उन्होंने क्या किया, एक करने की कोशिश की जर्मनी के अलग अलग कन्फेडरेशन को नेशन स्टेट के रूप में, यानी एक राज्य के, राष्ट्र राज्य के रूप में एक करने की कोशिश की, जो कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा, चुनी हुई संसद के द्वारा शासन किया गया। यह जो इनिशिएटिव था, यह जो कोशिश थी नेशन बिल्डिंग को लेकर के, वह कुचल दिया गया। किसके द्वारा? कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड मिलिट्री, यानी मोनार्की और मिलिट्री की, सेना की और राजशाही की मिली जुली ताकत के द्वारा, जिनका समर्थन कौन कर रहा था? बड़े बड़े जमींदार, जिनको जंकर्स भी कहा गया है, प्रूसिया का जंकर्स। उसके बाद प्रूसिया ने क्या किया, इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी ये जो नेशनल यूनिफिकेशन का जिम्मा था, राष्ट्र निर्माण का या फिर राष्ट्रीय एकीकरण का जो जिम्मा था, इस किसने लिया? प्रूसिया ने लिया। उसका जो चीफ मिनिस्टर था कौन? ओटो वॉन बिस्मार्क। उसको इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट कहा गया। उसने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए किसकी मदद से? प्रूसियन सेना की मदद से और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। किसी भी राष्ट्र का ये दो बहुत बड़ा ताकतवर अंग होता है, सेना और अफसरशाही। 3 साल 3 युद्ध लड़े गए, लगभग 7 साल तक। 3 wars were fought over 7 years। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ और फ्रांस के साथ। परिणाम क्या हुआ? प्रूसिया को जीत मिली और यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 1871 के अंदर जनवरी के महीने में प्रूसिया का राजा विलियम वन, उसको जर्मन एम्पेरर घोषित किया गया। एक सेरेमनी, एक महोत्सव जो कि वर्सेली शहर में हुआ, वहाँ पे इसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1831 की सुबह को, यानी ठंड की महीने थी, और एक असेंबली जो थी जिसमें प्रिंस ऑफ जर्मन स्टेट्स, यानी कि जर्मनी का युवराज, आर्मी का रिप्रेजेंटेटिव, जो सेना के सैन्य बड़े अधिकारी थे, जो इम्पोर्टेंट प्रूसियन मंत्री थे, जिसमें खुद बिस्मार्क भी था, ये सब कहाँ पे इकट्ठे थे? वर्सेलीज के पैलेस में, वर्सेलीज के महल में। और वहाँ पे इनको करना क्या था? जर्मन एम्पायर केसर विलियम वन ऑफ प्रूसिया, इनको एक नया सम्राट घोषित करना था। यानी जर्मनी के अंदर जो ये नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया हुई, जिसके अंदर आपने देखा कि प्रूसियन स्टेट और का पावर था, प्रूसियन स्टेट का डोमिनेंस था, वर्चस्व था। नया स्टेट जो बना उसने जोर दिया किसके ऊपर? करेंसी के ऊपर। करेंसी को मॉडर्नाइज किया जाए, यानी पैसे को, मुद्रा को क्या किया जाए? मॉडर्न बनाया जाए। प्रूसियन तौर तरीके अपनाए गए, और ये जो तौर तरीके थे ये पूरे के पूरे जर्मनी के लिए एक
नमूना बना, पूरे के पूरे जर्मनी के लिए एक मॉडल बना। अब जो आपका दूसरा सेक्शन है दैट इज इटली यूनिफाइड। अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे इटली एक देश बना, एक यूनाइटेड देश बना। जर्मनी की तरह इटली का भी ऐसा ही कुछ कहानी है, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, यानी राजनैतिक स्वरूप से ये बिखरे हुए थे। इटली क्या था, बिखरा हुआ था, अलग अलग डायनेस्टिक स्टेट्स में, अलग अलग वंशानुगत राज्यों के रूप में बिखरा हुआ था। एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मध्य में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितने स्टेट्स में, 7 स्टेट्स में, जिसमें से मात्र एक जो था आपका सर्दिनिया पीडमोंट, जो कि इटालियन युवराज के द्वारा शासित था। नहीं तो उत्तर में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर में पोप, और सदर्न रीजन जो था आपका बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के द्वारा शासित हो रहा था। इटालियन भाषा का भी एक जैसा स्वरूप नहीं था, बहुत सारा इटालियन भाषा के अंदर में वेरिएशंस था, लोकल वेरिएशंस था। 1830 के समय में जिसेपे मैजनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। इस बंदे की एक विचारधारा थी, इस बंदे का एक विजन था कि यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, एक इटालियन रिपब्लिक बने। उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया, जिसका नाम क्या था, यंग इटली। मकसद क्या था, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। 1831 के अंदर में जो क्रांतिकारी अपराइजिंग्स का फेलियर हो गया और 48 के अंदर, अब दैट मेंटल नाउ फेलॉन्स, अब ये सर्दिनिया पिडमोंट के ऊपर ये जिम्मेवारी थी, और उसका जो किंग था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल टू, कि कैसे इटालियन स्टेट्स को वार के जरिए क्या किया जाए, यूनाइट किया जाए। इन द आइज ऑफ रूलिंग इलाइट्स ऑफ दिस रीजन, यानी जो भी शासित वर्ग जो थे इस इलाके के, उनके लिए यूनिफाइड इटली, यानी उनके लिए एक इटली, यानी तो 7 टुकड़ों में बटा हुआ था, एक इटली उनको पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की संभावना को जागृत करता था, और पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी राजनीतिक वर्चस्व, यानी अगर सातों इलाके एक होंगे, इटली ताकतवर बनेगा, 7 गुना ताकतवर बनेगा, और उसका राजनीतिक वर्चस्व तो यूरोप में जरूर रहेगा। यानी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर केवर, जिसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इटली के अलग अलग इलाकों को एक करने की कोशिश की, वो ना ही एक रिवोल्यूशनरी था, ना ही तो वो क्रांतिकारी था, और ना ही वो लोकतंत्रवादी था। बाकी वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स की तरह, यानी बाकी अमीर और शिक्षित सदस्य जो इटली के थे उनकी तरह, वो भी फ्रेंच इतना बेहतर बोलता था जितना वो इटालियन नहीं बोलता था। वैसे ही जैसे हम इंडिया में अंग्रेजी अच्छा बोल ले मगर हिंदी बोलने में शर्माए। सो अपने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के मदद से, यानी अपनी कूटनीतिक कौशल की वजह से, उसने क्या किया, केवर की मदद से सर्दिनिया पिडमोंट किसी तरह से ऑस्ट्रियन फोर्सेज को 1859 में हराने में कामयाब हो गई। इसके साथ साथ रेगुलर ट्रूप्स, सेना, और बहुत सारे हथियार युक्त वॉलंटियर, स्वयंसेवक, इन सब ने गरिबाल्डी जो था, जिसिपे गरिबाल्डी, इसके नेतृत्व में इस आंदोलन में हिस्सा लिया। 1860 के अंदर में वो साउथ इटली गए, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज गए, और वहाँ के लोकल पीजेंट्स का उनको सपोर्ट मिला, और उनके समर्थन से स्पेनिश शासकों को भगा पाए। 1861 के अंदर विक्टर इमैनुअल टू को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया गया। ज़्यादातर जो इटली की जनसंख्या थी, जिनमें जो इलिटरेसी थी यानी निरक्षरता, यानी ज़्यादातर आबादी अनपढ़ थी, और उनको लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का कोई अता पता नहीं था। जो किसान वर्ग था उनको गरिबाल्डी का सपोर्ट मिल रहा था दक्षिणी इटली में, और वहाँ के लोग तो इटालिया क्या होता उन्होंने सुना ही नहीं था। जैसे भारत के अंदर में आप कुछ आबादी से पूछो कि भारत कौन है तो पता ही नहीं चलेगा, उनको लगेगा ही नहीं कि भारत माता, उनको लगेगा कोई माँ है। और उनका मानना था कि ला टालिया जो है विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ तो नहीं है कहीं। सो ये कहानी थी आपकी इटली की। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन का केस अजीब क्यों है, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, क्या खास है इसमें। देखिए, मॉडल ऑफ नेशन और नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र या राष्ट्र राज्य का जो नमूना है, उसको लेकर के कुछ विद्वान या कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा है, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में एक विशेष राय दिया है। ब्रिटेन के अंदर में नेशन स्टेट ना ही
नतीजा था किसी अपहीबल का और ना ही किसी क्रांति का नतीजा था। यह तो एक लंबी चली जाने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था। उस वक्त कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। वहाँ के लोगों की पहचान क्या थी? ब्रिटिश आइसलेस, इथनिक थी, निर्जातीय थी। जैसे इंग्लिश, इंग्लैंड के रहने वाले को इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटलैंड के रहने वाले को स्कॉट और आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश। ये सब एक निर्जातीय समूह में, एक इथनिक ग्रुप में ये बटे हुए थे। इनका कोई पहचान नहीं था ब्रिटिश के रूप में। ये जितने भी इथनिक ग्रुप थे, इन सब का अपना सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा था। इंग्लिश नेशन धीरे धीरे, जो अंग्रेजी राष्ट्र है वो धीरे धीरे वेल्थ में यानी धन में, इम्पोर्टेंस में, महत्ता में और पावर में, ताकत में बढ़ना शुरू हो गया। और इन सब ने अपना इन्फ्लुएंस किस पे? बाकी राष्ट्रों के ऊपर, जितने भी महाद्वीप थे इन सब के ऊपर अपना क्या था? इन्फ्लुएंस बनाना शुरू किया। इंग्लिश पार्लियामेंट, जो अंग्रेजी संसद था, उसने पावर को क्या किया? सीज किया। किससे? मोनार्की से। कब? 1688 में, है ना। और इसी के जरिए उन्होंने क्या किया? नेशन स्टेट इंग्लैंड को सेंटर में रखते हुए बनाया। अब एक्ट ऑफ यूनियन की बात करते हैं, जो कि 1707 में किसके किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, है ना। यानी अब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक बन गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, जिसका मतलब दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। जिसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड अब अपना प्रभाव, अपना असर स्कॉटलैंड पे रखने के काबिल हो चुका था। यानी नाम का ये दोनों एक हुए, अब चलेगा तो इंग्लैंड का ही। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब जिसके अंदर में ज़्यादातर जो सदस्य थे वो इंग्लिश ही थे। जो ब्रिटिश आइडेंटिटी का बढ़ना, मतलब स्कॉटलैंड की जो पहचान है, जो सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है, किसी न किसी तरह से अब कुचल दिया जाना। कैथोलिक जो कुल थे वो एक तरह से स्कॉटलैंड के इलाकों में क्या हो रहा था? एक तरह से घुटन महसूस कर रहा था, जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के को लेकर के प्रयासरत थे। स्कॉटिश जो हाईलैंडर्स थे उनको गैलिक भाषा बोलने की मनाही की गई, उनको अपना नेशनल ड्रेस नहीं पहनने दिया गया। इनमें से जो ज़्यादा संख्या में थे उनको अपने घर से बाहर जाना पड़ गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक ऐसा देश जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स, इंग्लिश ने क्या किया? प्रोटेस्टेंट्स को मदद किया ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस, यानी कि अंग्रेजों की मदद से प्रोटेस्टेंट जो आयरलैंड के थे अपना डोमिनेंस एक कैथोलिक कंट्री के ऊपर काबिज करने में कामयाब रहे। कैथोलिक रिवोल्ट्स यानी कैथोलिक का आंदोलन ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ किसी तरह से कुचल दिया गया और एक असफल आंदोलन उल्फटोन के द्वारा और उसके लोगों के द्वारा आयरलैंड को किसी भी तरह जबरन यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया 1801 में, और एक नया ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसमें इंग्लिश कल्चर, अंग्रेजी संस्कृति का पूर्ण जबरदस्त वर्चस्व रहा। नया ब्रिटेन का पहचान क्या था? नया झंडा यूनियन जैक, नया राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग, नई भाषा यानी इंग्लिश भाषा, इसको प्रमोट किया गया। और ओल्डर नेशंस जो थे, जो भी नए नेशन इनके साथ जुड़े, सिर्फ इंग्लैंड के पार्टनर बन कर के या फिर जूनियर बन के रह गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन। सो प्लीज़ enjoy and prepare for examination. Thank you.